तो सूद नहीं भर पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि उनके कीमती सामान, गहने, कभी कभी जमीन और कभी कभी उनकी सुंदर पत्नियों को जो है वो गुलाम बना लिया जाता है। आप ये भी जान लीजिए, सूदखोर लोग, कई ऐसे सूदखोर लोग हैं जो सेक्स स्लेव तक बना। सेक्सुअल टेंडेंसी और सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोविकृति इसको कही जाती है कि कुछ लोग क्या है कि जैसे समलिंगी सेक्स के प्रति आकर्षित होना, कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के हैं जो अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने को प्रेफर करते हैं, और कुछ जो है वो बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने को। प्रतिष्ठित अखबार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अखबारों की स्थिति आज यही है कि अखबार का 3 काम रह गया है। एक, बच्चों का पोटी पोंछना, बूढ़ों का पोटा पोंछना और दारूबाजों का। अगर आपसे ब्लैंक चेक लेता है तो वो एनआई एक्ट का वायलेशन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट का ये वायलेशन है। किसी भी व्यक्ति से आपको जो है वो ब्लैंक चेक नहीं लेना है या अगले डेट में चेक नहीं लेना है, आज इसके 6 महीने के बाद जो है वाला चेक नहीं लेना है। डीजीपी महोदय का मतलब सीधा निर्देश है कि अगर कोई आदमी एफआईआर कराने जाता है आवेदन लेके, तो पहले उसकी प्राप्ति रसीद उसको दी जानी चाहिए। लेकिन हर जिले में समय में बिहार में एक संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम पर है। सीवान जिला के मैरवा प्रखंड से महेंद्र पांडे के द्वारा 11 वर्षीय बच्ची के साथ जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद में जाकर के कहीं ना कहीं वहां का जो एसएचओ है, वीडियो वायरल होने के बाद में कार्रवाई की गई। उसके पूर्व में भी संध्या की जो मां है, जो संध्या 11 वर्ष की बच्ची है, उसकी मां 17 फरवरी 2023 को भी वह थाने में गई थी आवेदन एफआईआर दर्ज कराने के लिए, किंतु साक्ष्य के अभाव में आवेदन दर्ज नहीं किया गया। मेरे साथ एसके पंकज हैं जो पत्रकार सह वकील हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए वीडियो वायरल कराना जरूरी है क्या? देखिए, अभी के समय में बिहार में एक संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम पर है। बहुत सारे भाजपा के साथी जो है वो विनय बिहारी, यही जो है वो लौरिया के विधायक हैं, कलाकार विनय बिहारी, उन्होंने कहा भी था कि बिहार में चूंकि दूसरी कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री ही बहुत ज़्यादा चरम पर है, फल फूल रही है। जिसके कारण क्या होता है कि आप एक बार पैसा दीजिए, पद पर बन जाइए, और उसके बाद जैसा मन करे भ्रष्टाचार करते रहिए। बिहार के डीजीपी महोदय का मतलब सीधा निर्देश है कि अगर कोई आदमी एफआईआर कराने जाता है आवेदन लेके, तो पहले उसकी प्राप्ति रसीद उसको दी जानी चाहिए। लेकिन हर जिले में ये नहीं हो रहा है। वैशाली के एसपी साहब जो है वो बहुत ही ढंग से डीजीपी साहब के आदेश को जो है वो पारित करा रहे हैं, और थाने में जो लोग जा रहे हैं उनको एफआईआर दिया जा रहा है, और उसकी तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है। उसका रिसीविंग भी देना है, रिसीविंग भी देना है। और रिसीविंग दे के फिर बताना है, और जब रिसीविंग हो जाएगा तो उसके पास तो एक सबूत हो गया कि हमने दिया था आवेदन। ये लोग क्या करते हैं कि रिसीविंग ही नहीं देते। तो उस पर कभी मैं एक वीडियो बना करके आराम से डाल दूंगा कि सीआरपीसी में क्या कहता है कि अगर कोई थानाध्यक्ष आपका एफआईआर नहीं लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। दूसरी बात, लेकिन जब वीडियो वायरल होता है या न्यूज में आता है, छप जाता है, या वरीय अधिकारियों तक मामला पहुंचता है, कोर्ट तक मामला पहुंचता है, 17 फरवरी 2023 को छपा है दैनिक जागरण में, 17 फरवरी 2023 को छपा है। उसका देखिए, अखबार का नाम नहीं लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। दैनिक जागरण बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अखबारों की स्थिति आज यही है कि अखबार का 3 काम रह गया है। एक, बच्चों का पोटी पोंछना, बूढ़ों का पोटा पोंछना और दारूबाजों का चखना खाना। इसके अलावा अखबारों का कोई काम नहीं रह गया है। आप पिछले 10 सालों में एक अखबार के किसी एक खबर से किसी भी एक भ्रष्ट अधिकारी का एक छोटा सा अधिकारी, एक चपरासी भी सस्पेंड हुआ हो, लाइन हाजिर हुआ हो, कारण परीक्षा हुई हो, डिसमिसल हुआ हो, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो तो बताइए, सो मोटे कॉग्निजेंस लिया हो तो बताइए, कोई खबर का कोई असर नहीं है। अब अखबारों का बस यही 3 काम बच गया है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आते हैं इस विषय वस्तु पर। अब जो आपने कहा कि हाँ, खबर को वायरल कराना जरूरी है क्या, तो कई बार तो वायरल होने के बाद भी जो है वो एफआईआर नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये पूछिए कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे 2 मानसिकता। एक सामंतवादी मानसिकता है कि भाई हम ठाकुर हैं, हम ऊंचे खानदान के लोग हैं, हमारी जो है वो 8-10 बीवियां हो सकती हैं, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो एक ये सोच है। दूसरा ये है कि सेक्सुअल टेंडेंसी और सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्या, मनोविकृति इसको कही जाती है कि कुछ लोग क्या है कि जैसे समलिंगी सेक्स के प्रति आकर्षित होना, कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के हैं जो अपने से ज़्यादा उम्र के
लोगों के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने को प्रेफर करते हैं और कुछ जो है वो बच्चों के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने को प्रेफर करते हैं। तो बच्चों के बारे में आप ये जान लीजिए कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने 2006 में एक डाटा जो है वो सामने किया था कि लोगों से पूछताछ की थी कि किनके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। उस डाटा के आधार पे ये साबित हुआ था कि देश का हर दूसरा बच्चा सेक्सुअली अब्यूज्ड है। और जानते हैं ज़्यादातर उसमें उनके अपने खास परिजन होते हैं, अपने मामा, अपने फूफा, अपने ममेरे भाई, फुफेरे भाई, चचेरे भाई, चाचा उचा, ये सब लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है, जिसमें 53% जो है वो लड़के थे। ठीक है, क्योंकि लड़कों के बारे में कोई जो है शक नहीं करता है। फूफा जी आए और अपने जो है वो नाबालिग बच्चे को उनके साथ सुला दिया गया, तो उन्होंने वो कुकर्म कर दिया और बच्चा गिल्टी महसूस करता है कि शायद हम ही से गलती हो गई है, वो इमेच्योर्ड माइंडेड होता है। तो ये हर दूसरा बच्चा, जबकि ये उस समय का रिपोर्ट है जब हाथ में मोबाइल नहीं था, वेब सीरीज नहीं था, पोर्नोग्राफी नहीं था, ब्लू फिल्में नहीं देखी जाती, डिजिटल प्लेटफॉर्म उतना डेवलप नहीं था। अब बढ़ा होगा उसमें। अभी जो है उस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। तो बच्चों के साथ बलात्कार करने की जो मानसिकता है, बच्चों का यौन शोषण करने की जो मानसिकता है, और पॉक्सो एक्ट के केसेस भी दर्ज होते हैं, तो वो बताते हैं कि बच्चों के साथ जो है यौन शोषण करना या यौन दुराचार करने की जो है वो की एक मानसिकता है। ये एक बात ये हो गई। अब दूसरी समस्या ये आ जाती है इसमें, सामाजिक समस्या सूदखोरी की। सूदखोर लोग क्या करते हैं कि सूद पर पैसा देते हैं। वो लोग सामान्यतः दबंग लोग होते हैं, उनके पास जो है इलीगल आर्म्स होते हैं, 4-5 जो है वो लंबे चौड़े जो है वो गुर्गे होते हैं उनके, और वो लोग जो है पैसा देते हैं। पैसा देने के दौरान वो लोग स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं दुगनी तिगुनी राशि, और ब्लैंक चेक ले लेते हैं, और ब्लैंक चेक ले करके और उसके बाद पैसा देते हैं। अब वो आदमी को 2% से ले करके 12%, 13% तक पर जो है उनको जो है वो सूद दिया जाता है। अब उस सूद के बदले उन बेचारों को क्या करना होता है, अब जब जो आदमी सूद देगा महीने का, तो वो आदमी तो मूलधन दे नहीं पाता है। तो जब मूलधन दे नहीं पाएगा और सूद ही देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो आदमी लचरा हुआ रहेगा, हमेशा हमेशा जो है बेचारा पीड़ित रहेगा। तो जब वो हमेशा लचर रहेगा, पीड़ित रहेगा, तो सूद नहीं भर पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि उनके कीमती सामान, गहने, कभी कभी जमीन, और कभी कभी उनकी सुंदर पत्नियों को जो है वो गुलाम बना लिया जाता है। आप ये भी जान लीजिए, सूदखोर लोग, कई ऐसे सूदखोर लोग हैं जो सेक्स स्लेव तक बना लिए हैं, और कई तो स्थिति ऐसी है जिनके हस्बैंड पियाक हैं और पत्नियां खूबसूरत हैं, बेचारी बिजनेस करने के लिए या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, करियर बनाने के लिए, किसी सेटिंग के लिए किसी सूदखोर के पास जाती हैं, और वो बदले में उनके साथ सेक्स फेवर जो है वो मांगता है, उसका डिमांड कर देता है। और यही कारण है कि आपने देखा कि बिहार के एक जिले में, शायद समस्तीपुर जिले में, पूरे परिवार ने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर, कर्ज के तो इसके कारण क्या होता है, सूदखोरी के कारण न सिर्फ जो है यौन दुराचार बढ़ता है, बल्कि जो है आत्महत्या की टेंडेंसी भी बढ़ती है और हत्याएं भी हो जाती हैं। कई बार सूदखोर लोग ज्यादा टाइट होता है, लड़का सनकी है, कोई नया उम्र का लड़का है, डिप्रेशन में गया, मरने से अच्छा मारिए देता है, तो अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। और NI एक्ट का ये टोटली वायलेशन है। कोई भी आदमी अगर आपसे ब्लैंक चेक लेता है तो वो NI एक्ट का वायलेशन है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट का ये वायलेशन है। किसी भी व्यक्ति से आपको जो है वो ब्लैंक चेक नहीं लेना है, या अगले डेट में चेक नहीं लेना है, आज से 6 महीने के बाद जो है वाला चेक नहीं लेना है। तो ये टोटली एक तरह का संगठित अपराध सूदखोरी जो है वो इतना बढ़ चुका है, जिससे न सिर्फ सुसाइडल टेंडेंसी, सेक्सुअल जो है वो एक्सप्लॉइटेशन, बल्कि मर्डर तक हो रहे हैं, पूरा क्राइम हो रहा है। और उसी का नतीजा है, उसी का एक छोटा सा रूप है कि जो आदमी 11 साल की लड़की, 11 साल या 16 साल जो भी हो, मैं किसी को एज सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, मेडिकल टेस्ट के बाद जब आएगा तो होगा, यानी किसी की नाबालिग लड़की के को अगर कोई आदमी जो है वो उस तरह से रख सकता है, शादी कर सकता है गैर कानूनी रूप से, तो सोच करके देखिए कि कई बालिग लोग जो मजबूरी में अपनी मर्जी से, दोनों बात है, मजबूर हो करके जो अपना शरीर परोसते होंगे और वो चीजें बाहर नहीं आती हैं, ये कितनी बड़ी संख्या में हो रहा होगा। तो ये एक पूरा संगठित अपराध है, सूदखोरी, बाल यौन शोषण, और इन चीजों पर बातें नहीं होती है। मेरा वीडियो जब आप डालिएगा तो कई लोग कहेंगे पंकज जी क्या बोलते रहते हैं, 17 बार तो सेक्स का नाम ले लिए। तो लेकिन अगर मैं चर्चा नहीं करूंगा तो इन चीजों पे कैसे चर्चा होगी? आप सोच करके देखिए, लोग डर के मारे इन चीजों की चर्चा, शर्म के मारे इन चीजों की चर्चा नहीं कर पाते हैं, और सूदखोरों का आतंक इतना है कि उनके डर से भी कई लोग नहीं बोल पाते। यही बात, यानी कहीं ना कहीं महेंद्र पांडे में गलती है, और उस जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं उनको कहीं ना कहीं न्यायालय जो है वह सजा देगी। बिल्कुल सजा होनी है, पॉक्सो एक्ट लगेगा उन पर, वो एंटी
चाइल्ड मैरिज, एंटी चाइल्ड मैरिज का जो मतलब बाल विवाह निरोध का जो कानून है उसके तहत भी उनको सजा होगी। इसके पंकज थे हमारे साथ, मैरवा प्रखंड के, जो वायरल बच्ची का जो उसके साथ जो यौन शोषण हुआ है उसके बारे में अपने पक्ष रख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। तमाम जो जुडिशरी प्रक्रिया होता है उसके तहत। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद।